तो दोस्तों हाजिर है आपके सामने प्रैक्टिस सेट पेपर 2। यहाँ पास आपको इसका पार्ट 2 मिलेगा और इसके पहले मैंने पार्ट 1 का पेपर अपलोड किया। यदि आपने उस पेपर को नहीं देखा है तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से उसको देख सकते हैं, लेकिन पहले आप इसे सॉल्व कीजिए। और इस पेपर में भी आज हम चलेंगे 30 डीओपी का प्रश्न होगा, 10 जीके का होगा और 10 आपका मैथमेटिक्स का प्रश्न होगा। और इन सारे प्रश्न को हमें सॉल्व भी करना है। और आप सभी लोग ने हमारे पहले जो प्रैक्टिस सेट पेपर था उस पर काफ़ी सारा प्यार दिया और काफ़ी सारा रिक्वेस्ट भी किया कि हम इसी प्रकार से और पेपर तैयार करें और आपके साथ शेयर करें, ताकि आपका जो जीके सेशन है, मैथ सेशन है और आपका डीओपी, ये तीनों अच्छी तरह से कवर हो जाए। दोस्तों महत्वपूर्ण बात ये होती है कि अगर हम डीओपी के सारे प्रश्न अच्छी तरह से याद कर लेते हैं और जीके या फिर मैथ में 1 या 2 नंबर से कोई भी हमारा क्वेश्चन छूटता है या फिर जीके में ही छूट जाता है तो वो बहुत बड़ी हानि होती है। जैसा कि आपको हम यहाँ पे समझा रहे हैं, मान लीजिए आपने डीओपी में 30 प्रश्न सही किया और आपने मैथ में भी पूरा सही किया और जीके में 2 प्रश्न आपका गलत हो गया। 2 प्रश्न गलत हुआ मतलब आपका 4 नंबर गया। तो आने वाली मेरिट जो है, तो मान लीजिए कि कट ऑफ आपका 84 जा रहा है और आपने वहाँ पास 80 पाया, तो फिर ये जो जीके का प्रश्न है, तो जीके का प्रश्न अगर गलत नहीं होता तो आपका प्रश्न और आपका जो मेरिट लिस्ट है वो आ जाती या फिर उसके बराबर होती। इसलिए अपने जो पेपर होते हैं तो पेपर में मैथ भी बहुत महत्वपूर्ण है, जीके भी बहुत महत्वपूर्ण है और डीओपी भी बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब आपका जो 60 नंबर यहाँ से बनना है। कुछ लोग कहते हैं कि हमको सिर्फ डीओपी पढ़ना है, तो डीओपी पढ़ना है तो भैया आप 60 नंबर ही ला सकते हैं यहाँ से, बाकी के 40 नंबर आपको यहाँ से कवर करने पड़ेंगे इन दोनों चीज़ से। तो इसलिए आप जितना चीज़ भी पढ़ते हैं तो अच्छी तरह से पढ़िए, ताकि आपको जो जीके और मैथ है इसके कोई भी प्रश्न आ जाएं आप उसे अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएँ। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है आज का, इन सारे प्रश्न को भी लेकर चलेंगे और देखेंगे कि हमारा इसका आंसर क्या आता है। और यदि आप लोग को पहले से आंसर पता है तो पिछले वीडियो की तरह इस बार भी आप कमेंट कर सकते हैं। हम इंतज़ार करेंगे आपका कमेंट का और देखेंगे कि कौन कौन दोस्त हमारे सही आंसर टाइप करते हैं, कमेंट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन से 2 नए डाक क्षेत्र बना है। तो हमको बताना है कि हाल ही में मतलब वर्तमान में 2 नया डाक क्षेत्र बना है, उसका नाम क्या है। तो यहाँ पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, जबलपुर, जम्मू और पंजाब, लुधियाना, उज्जैन, कटनी। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो होगा आपका जबलपुर और जम्मू। ठीक है, मध्य प्रदेश से जबलपुर को बनाया गया है और जम्मू एंड कश्मीर से जम्मू को बनाया गया है। तो यहाँ पास हमारा दूसरा प्रश्न है कि संयुक्त भारत में कितने डाक क्षेत्र हैं। तो हमें यहाँ पास इसका आंसर बताना है कि संयुक्त भारत में कितने डाक क्षेत्र हैं। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, 23, 811, 54 और 446। तो इसमें से आपको सही आंसर बताना है कि जो संयुक्त भारत में कितने डाक क्षेत्र हैं। तो आपको सही ऑप्शन चयन करना है 54। जी दोस्तों, यहाँ पास 3 और नाम है जो कि आप पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में पढ़ते जाते होंगे। उसके हिसाब से यहाँ पास 23 जो है तो आपका क्या है, डाक सर्किल है। ठीक है, 23 जो है तो डाक सर्किल है। और यहाँ पास जो आपका लिखा हुआ है 811, ये क्या है, प्रधान डाकघरों की संख्या। और डाक मंडलों की संख्या जो है तो ये है 446। तो इन्हें भी अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, एपीएस भर्ती प्रक्रिया में कितना प्रतिशत डाक कर्मियों के लिए आरक्षित होता है। जो पोस्टल एम्प्लॉय होते हैं तो उनके लिए एपीएस में 75% आरक्षित सीट होती है, अदर के लिए 25 होता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में कुल कितने सीएसडी हैं। तो हमें बताना है कि वर्तमान में टोटल कितने सीएसडी हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो भी आपको चयन करना है इन चारों ऑप्शन में से देखकर। और यहाँ पास भी 4 ऑप्शन आपके लिए दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका बी नंबर, मतलब कि 17, जो कि सही है। और 90 यहाँ पास क्या हो जाएगा, सॉर्टिंग ऑफिस। 90 क्या होता है, सॉर्टिंग ऑफिस 90 होता है। ठीक है, और पीएसडी जो है तो पीएसडी आपका 46 होता है, तो पीएसडी आपका 46 हो जाएगा। किस प्रकार के डाकघर की वितरण में देरी, किस प्रकार के डाक की वितरण में देरी होती है। अगर यहाँ पास 4 ऑप्शन है, इनमें आपको देखना है कि कौन सा ऐसा डाक है जो कि उसके डिलीवरी करने में देरी हो सकती है।
लेटर है, पार्सल है, पूरा अदा ना किया हुआ पत्र और उपरोक्त सभी। तो आपको यहाँ पास जो सही आंसर चयन करना है उसे चयन करना है सी नंबर को, पूरा अदा ना किया हुआ पत्र, मतलब अनपेड है या फिर उस पर इनसफिशेंट पेड किया गया है। तो यहाँ पास इसका ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। डाक प्रभार अदा करने का तरीका है। आप डाक प्रभार कैसे उस पर अदा करते हैं, कैसे उस पर चुकाते हैं, उसके बारे में कहा गया है। डाक टिकट लगाकर, नगद भुगतान, फ्रैंक करके, और यहाँ पास है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर भी हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। आप डाक टिकट लगा के फिर उसको प्रीपेड कर सकते हैं, नगद भुगतान करके भी कर सकते हैं, और फ्रैंक करके भी कर सकते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, फ्रैंकिंग मशीन में मरम्मत के दौरान का खर्चा कौन उठाएगा। तो हमें बताना है कि जब फ्रैंकिंग मशीन ख़राब हो जाती है तो उसके जो रिपेयर करते हैं, रिपेयरिंग कॉस्ट जो है, तो उसका लोड किसके पास जाएगा। डाकघर के पास जाएगा, या फिर कोई फी फर्म है, या फिर लाइसेंसधारी है, या लाइसेंस जारी करने वाला। तो यहाँ पास जो फ्रैंकिंग मशीन है तो जो ख़राब हो जाएगी तो कौन खर्चा उठाएगा, लाइसेंसधारी जो होते हैं, जो लेते हैं, वही उसकी मरम्मत करवाएंगे, उसका खर्चा वही उठाएंगे। ठीक है, आगे है जांच पर्ची किस रंग की होती है। तो यहाँ पास हमें बताना है कि जो हमारी चेक स्लिप होती है, टेस्ट स्लिप, वो किस रंग की होती है। तो ये बहुत सारे कलर में होती है, इसलिए आपका आंसर जो होगा तो ये हो जाएगा वेरियस कलर, बहुत सारे। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रधान डाकघर के मुख्यालय का प्रमुख होता है। तो यहाँ पास आपको सबसे पहले देखना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया गया है। प्रधान डाकघर के मुख्यालय, ठीक है, का प्रमुख पूछा गया है, मतलब मुख्यालय का प्रमुख हमें बताना है। बहुत सारे लोग क्या किए इस प्रश्न में कि प्रधान डाकघर के प्रमुख का नाम क्या होता है, इस तरह से सीधा भी आप समझ सकते हैं। तो इसका आंसर अगर सीधा समझेंगे तो हो जाएगा प्रधान पोस्ट मास्टर, लेकिन हमें क्या करना है, प्रधान डाकघर के मुख्यालय का प्रमुख बताना है। तो मुख्यालय का प्रमुख इस पे क्या हो जाएगा, मुख्य पोस्ट मास्टर, मतलब बी नंबर जो है तो एकदम से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधीक्षक के बराबर कौन डाकघर में अधिकारों का प्रयोग करता है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि अधीक्षक के बराबर डाकघर में कौन अधिकारों का प्रयोग करता है। तो ये होता है आपका प्रधान पोस्ट मास्टर, मतलब इसका बी आंसर जो है तो एकदम से सही हो जाएगा। दोस्तों आपके सामने हाजिर है हमारा अगला प्रश्न, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और ये कन्फ्यूजन वाला भी है, इसे अच्छी तरह से माइंड में जरूर रखिएगा। रात्रिकालीन डाकघर में बढ़ाए गए समय के दौरान बचत प्रमाण पत्र जारी कब तक करेंगे या कब तक होता है, आपको यहाँ पे इसका आंसर देना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 6 PM, 7 PM, 8 PM या फिर 8:30 PM। तो आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका बी नंबर, जो कि एकदम बिल्कुल सही है, 7 बजे तक जारी किया जाता है। और यहाँ पास जो आपका समय दिया गया है 8:30 बजे, तो ये कौन सा समय है, रात्रिकालीन डाकघर के बढ़ाए गए समय को 8:30 बजे तक बढ़ा सकते हैं। और यह समय कौन बढ़ाता है, आपके डीजी बढ़ाते हैं। लेकिन समय का निर्धारण किसके द्वारा होता है, निर्धारण होता है एचओसी के द्वारा। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है, मोबाइल पोस्ट ऑफिस कौन से आर्टिकल को स्वीकार नहीं करते हैं। तो मोबाइल पोस्ट ऑफिस जो होते हैं तो वह अनरजिस्टर्ड आर्टिकल को स्वीकार नहीं करते, बाकी सारी चीज़ को करते हैं। तो यहाँ पास आपको ये क्वेश्चन भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, EMO, SB इशूड ऑफ सर्टिफिकेट एंड पेमेंट ऑफ बिल्स कितने घंटे होते हैं। ये सारी चीज़ आपको बतानी है कि ये कितने घंटे तक किया जाता है नॉर्मल रूप से। तो ये होता है आपका 5 घंटे। ठीक है, अगला प्रश्न है, रजिस्टर्ड समाचार पत्रों पर लेट फीस लगता है। तो यहाँ पास इसका आंसर हो जाएगा आपका नहीं लगता है। लेकिन दोस्तों जो इसकी समाचार पत्र होता है, जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, इसकी रिन्यूअल लेट फीस लगती है 5 रुपया, बाकी यहाँ पास ये पोस्टिंग के दौरान इस पर नहीं लगती है। रविवार और छुट्टी के दिन डाक कहाँ स्वीकृत किया जाएगा। तो आपको बताना है कि रविवार और छुट्टी के दिन डाक कहाँ पे स्वीकृत की जाती है, रात्रिकालीन डाकघर, रेलवे कार्यालय या फिर प्रेस छँटाई डाकघर। तो इन तीनों कार्यालय पे डाक को एक्सेप्ट किया जाता है। तो यहाँ पास आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, जो कि एकदम सही है, सभी। कौन सी छुट्टी सभी डाकघर साथ में मनाते हैं। तो हमें बताना कि ऑल इंडिया जितने भी पोस्ट ऑफिस हैं तो सभी छुट्टी, इसमें से एक ऐसी छुट्टी है जो कि सारे पोस्ट ऑफिस एक साथ मनाते हैं, दीपावली, होली, बुद्ध पूर्णिमा और सूर्य छठ पूजा या सूर्य पूजा होती है जो।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी नंबर, जो कि होता है बुद्ध पूर्णिमा। ठीक है। सरकारी फ्रैंकिंग मशीन के लिए आवेदन कौन करेगा? सरकारी फ्रैंकिंग मशीन, अब सरकारी फ्रैंकिंग मशीन है तो इसका जो आवेदन है तो ये विभागीय कर्मचारी ही करेगा। ठीक है। जो आवेदन लेना चाहता है, कोई रजिस्टर्ड कंपनी या सभी, इसका ऑप्शन ये गलत हो जाएंगे। विभागीय जो फ्रैंकिंग मशीन होती है उसके लिए विभागीय कर्मचारी ही करता है। अगला प्रश्न है, विशेष लेटर बॉक्स किस लिए होता है? तो विशेष लेटर बॉक्स, स्पेशल लेटर बॉक्स जो होते हैं वो होता है पत्र एंड पोस्ट कार्ड को पोस्ट करने के लिए। ठीक है। इसका ऑप्शन आपका डी एकदम सही है, बाकी चीज़ें जो हैं तो ये गलत हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, ऐसी डाक वस्तु जिसकी सुरक्षा के संबंधी नियम दिए गए हैं वह कौन से क्लाज में है या फिर कहाँ पास दिया गया है? तो यहाँ पास 4 आपके क्लाज दिए गए, धारा नंबर दी गई हैं, इनमें से आपको चयन करना है कि ये सुरक्षा के संबंधी नियम कहाँ पे दिए गए हैं, जहाँ पे कि आप इंग्लिश पे पढ़े होंगे स्पेशल ट्रीटमेंट वाला नियम। ठीक है। वो कहाँ पे आएगा आपका? क्लाज नंबर 21 पे आएगा, जो कि पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 पे दिया गया है। अगला प्रश्न है, जल्द पोस्ट करने का आशय क्या है? जल्द पोस्ट करने का आशय क्या है? पत्र बॉक्स में जल्दी डालें या फिर पत्र पर शुल्क भुगतान करके डालें? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा क्या? ए और बी। तो इसका ऑप्शन आपका डी एकदम से सही हो जाएगा। दोस्तों आपके सामने हाजिर है अगला प्रश्न, जिसपे कि लिखा गया है भारतीय नौसेना से संबंधित नियम है। तो यहाँ पास आपको बताना है कि ये कौन सी जो धारा नंबर है और कौन से गाइड पे दी गई है जो कि भारतीय नौसेना से संबंधित है। तो यहाँ पास भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो इसका सही आंसर है वो आपका हो जाएगा पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 पे क्लास नंबर जो आपका 28 है, ये एकदम से सही हो जाएगा। ठीक है। तो क्लास नंबर 28 पे दिया गया है। बाकी चीज़ भी जहाँ पास है तो आप इन्हें अच्छे से जब पढ़ेंगे अलग अलग धारा नंबर तो आपको पूरा समझ में आएगा। तो ये क्लास और सेक्शन आप अच्छी तरह से ज़रूर याद कीजिएगा, क्योंकि क्लास और सेक्शन से भी प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। पोस्ट बॉक्स किन डाकघरों में होगा, कौन निर्धारित करेगा? तो यहाँ पास आपको बताना है कि जो पोस्ट बॉक्स होता है इसका जो निर्धारण करना है कि कहाँ पास दिया जाना है, ये कौन करता है? ये होता है सर्किल अध्यक्ष के ऊपर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका या चौसी या फिर सर्किल अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, पोस्ट बैग कहाँ पर दिए जाते हैं? तो सेम क्वेश्चन आपका वही हो जाएगा जो कि आपका पोस्ट बॉक्स के लिए होता है, वही होता है पोस्ट बैग के लिए। तो इसका आंसर भी आपको हो जाएगा सी नंबर, जिसपे कि बताया गया है सर्किल अध्यक्ष की स्वीकृति क्षेत्र में। एक बार ये स्वीकृत कर देंगे तो वहाँ पास भी रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, सर्किल का प्रमुख होता है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सर्किल का प्रमुख क्या होता है? ये होता है आपका CPMG, जिसे आप CPMG कहते हैं। फुल फॉर्म ऑफ ESMO, तो यहाँ पास आपको बताना है कि ESMO का पूरा नाम क्या है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, जो कि बिल्कुल सही है। इसे पढ़िए, एक्सटेंडेड सैटेलाइट मनी ऑर्डर, जो कि एकदम से सही ऑप्शन है। बाकी ऑप्शन जो है तो वो गलत हैं, तो आप इसे नोट कीजिएगा। अगला प्रश्न है, AMPC कितने प्रकार के होते हैं? AMPC, तो AMPC आपके 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, फुल फॉर्म ऑफ दर्पण, तो आपको यहाँ पास दर्पण का फुल फॉर्म लिखना है। जब से हमारी RICT डिवाइस आई है तो ये पूरा दर्पण हो गया है। ठीक है। तो यहाँ पास आपको दर्पण का भी फुल फॉर्म याद रखना है। दर्पण बहुत हम पढ़ चुके हैं। तो इसका ऑप्शन आपका एकदम से सही हो जाएगा, डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस और न्यू इंडिया। अगला प्रश्न है, नियो पोस्ट संबंधित है। नियो पोस्ट आपको बताना है, हो सकता है ये प्रश्न आप पहली बार सुन रहे होंगे। नियो पोस्ट जो आपको संबंधित होता है ये होता है डिजिटल फ्रैंकिंग मशीन से। और हाँ दोस्तों, इसके साथ में एक और चीज़ होता है जो कि आपका डिजिटल फ्रैंकिंग मशीन से संबंधित होता है, वो होता है पिटनी बॉक्स। तो यहाँ पास पिटनी बॉक्स और नियो पोस्ट ये दोनों संबंधित होते हैं आपके डिजिटल फ्रैंकिंग मशीन से। तो आप इसे अच्छी तरह से याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, लेवल बंडल की श्रेणी होती है। यहाँ पास पहले से टिक लगा हुआ है, लेवल बंडल की श्रेणी होती है। तो आपको बताना है लेवल बंडल की जो श्रेणी है वो कितने प्रकार की होती है? ये होती है आपकी 2 प्रकार की। तो इसका आंसर आपका 2 एकदम से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय बंडल में कितने वस्तुओं का होना जरूरी है? तो यहाँ पास आपको बताना है कि जो रीजनल बंडल होते हैं उस पर
कम से कम कितने वस्तुओं का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसका आंसर सीधा सा है 25, ये कम से कम होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ से हमारा पार्ट ए जो सेशन है ये ख़त्म होता है। अब हम चलेंगे अपने 31 नंबर से 40 नंबर तक, जिसपे कि हमें देखना है जीके का प्रश्न। ठीक है, तो अब हम जनरल नॉलेज के प्रश्न को पढ़ेंगे और उनका आंसर भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा जीके का मतलब 31, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। तो यहाँ पास हमें बताना है कि जो दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी है वह कौन सी है। इसका सीधा सा आंसर है आपका गोदावरी। तो आप इसे अच्छी तरह से याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। तो पूरे सौर मंडल में सबसे छोटा उपग्रह आपका कौन सा हो जाएगा, डीमोस है, ये सबसे छोटा उपग्रह है। ठीक है, पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है। तो हमें यहाँ पास बताना है कि पृथ्वी की बहन या फिर जुड़वा ग्रह हम किसे कहते हैं। तो ये हम कहते हैं शुक्र को, मतलब वेनस को। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। संपूर्ण क्रांति आपके स्लोगन से संबंधित भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पुराना पेपर उठा के आप देखेंगे तो उस पर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इसलिए जितने भी स्लोगन हैं तो आप सारे स्लोगन को ज़रूर याद रखिएगा ताकि आपका एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पास जो संपूर्ण क्रांति का नारा है ये किन्होंने दिया, ये दिया था जयप्रकाश नारायण जी ने। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा एकदम से सही, सी नंबर। डोगरी भाषा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है। तो यहाँ पास हमें बताना है कि जो डोगरी भाषा है ये मुख्य रूप से कहाँ पास बोली जाती है। तो यहाँ पे आपको बताना है दादरा एंड नगर हवेली, मिजोरम, त्रिपुरा एंड जम्मू एंड कश्मीर। इसका जो सही आंसर है आपका हो जाएगा डी नंबर, मतलब कि जम्मू एंड कश्मीर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो यहाँ पास आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सी भाषा ऐसी है जो कि शास्त्रीय भाषा नहीं है। कन्नड़, उड़िया, तेलुगु बहुत सारी भाषाएं हैं और यहाँ पास जो पाली दिया गया है ये आपकी शास्त्रीय भाषा में गिनती नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पास गलत हो जाएगा, मतलब गलत होने पर भी सही है। ठीक है, भारत में कहाँ पुष्कर मेले का आयोजन होता है। हमें बताना है कि जो पुष्कर मेले होते हैं ये कहाँ पे आयोजित किए जाते हैं। जोधपुर, अजमेर, जयपुर और उदयपुर। तो आपको इसका सही आंसर बताना है अजमेर में, ये राजस्थान अजमेर में इसका जो मेला है तो वहीं पास ही लगाया जाता है। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। तो हमें यहाँ पास बताना है कि कौन सा शासक था जब तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है। इसका आंसर आपका सही हो जाएगा एकदम से अकबर के शासनकाल पे ही तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। तो हमारा आज का जीके का सेकेंड लास्ट प्रश्न है नाचा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। तो हमें यहाँ पास बताना है चार ऑप्शन में से सही आंसर क्या है। नाचा एक वर्ड है जो कि आपके छत्तीसगढ़ से संबंधित है, ये वहाँ का एक डांस है जो कि वहाँ का प्रमुख लोक नृत्य भी है। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो इसका आंसर भी आपको देना है। यहाँ पास भी आपके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा 61, मतलब कि 61। ठीक है, और यहाँ से हमारे जो जीके के प्रश्न हैं 10 प्रश्न तो 40 नंबर पे ख़त्म हो जा रहे हैं। अब 41 से हमें मैथ देखना है और 50 तक देखना है। तो चलिए उसे भी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न था कि 12 संख्याओं का औसत 40 है। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दिया जाए तो नए संख्या का सेट या फिर औसत क्या होगा। तो आपको यहाँ पास बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसे आप अगर सॉल्व करना जानते हैं तो अच्छी तरह से जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, या फिर चलिए हमारे उत्तर को आप देख सकते हैं। इसका आंसर आपका 80 सही हो जाएगा, जो कि एकदम बिल्कुल सही है। दोस्तों यहाँ पास जो 10 प्रश्न हैं ये 10 प्रश्न के तो दोस्तों यहाँ पास जो 10 प्रश्न है तो ये पहले से यहाँ पास वीडियो बन चुकी है, यहाँ पे लिंक आ रही होगी, आप इन्हें क्लिक करके पूरा प्रश्न देख सकते हैं। और पूरी जो क्वेश्चन है 10 प्रश्न की अलग से पार्टिकुलर वीडियो बनाई गई है, उसे आप देख सकते हैं कि इसे कैसे सॉल्व किया गया है। हम यहाँ पास सिर्फ इसके ऑप्शन और आंसर पे बात करेंगे। अगर इसका आप सलूशन देखना चाहते हैं तो फिर आप हमारी इस वीडियो को ज़रूर देखें, या फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है वहाँ से आप देख सकते हैं।
ठीक है, चलिए फिर इस प्रश्न को हम सॉल्व कर देते हैं। आपके सामने ही कुछ प्रश्न है जिसे हम सॉल्व कर देंगे, बाकी बचे हुए प्रश्न को आप देख लीजिएगा। तो मान सकते हैं कि इन 5 प्रश्नों का एवरेज जो है, औसत जो है, तो ये कितना है, इस तरह से आप मान लो क्रमांक लिख के कि 1 2 3 4 5, इसका औसत आपका 15 आएगा, 15/5, तो ऑप्शन आपका 3 आ जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा करना है। अब इसको 2 से गुणा कर दो ऊपर वाली संख्या को, तो इसका जब गुणा करेंगे 2 से तो आपका संख्या क्या बनेगा, 2 4 6 8 10। अब इसका जब ऐड करेंगे आप पूरे संख्याओं को तो 30 हो जाएगा, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि पहले 3 था, जब 2 से गुणा किया गया तो ये हो गया 6। तो कितने का अंतर पड़ा है, ये 2 गुना हुआ है। ठीक है, 3 दूनी 6 हो गया है। तो इसी प्रकार से यहाँ पास बोला गया है कि 12 संख्याओं का औसत 40 है, तो प्रत्येक में 2 से गुणा कर दिया जाए। तो 2 से अगर गुणा कर देंगे तो 40 दूनी 80 बन जाएगा, इसीलिए हमारा आंसर इसका 80 सही आया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राम 20% के लाभ पर एक घड़ी बेचना चाहते हैं। उन्होंने इसे 10% कम पर लाया और इसे 30 रुपये कम में बेचा, लेकिन फिर भी 20% का लाभ पाया। हमको सीपी ज्ञात करना है, इस पर सीपी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पास भी देख सकते हैं कि इसका 4 आंसर दिया गया है, इस पे से एक आपका सही है। जो भी सही है तो आप सॉल्व करके देख सकते हैं। फिर भी हम आपके सामने इसका आंसर हाजिर करते हैं कि इसका आंसर आपका आएगा 250। और इसे कैसे सॉल्व किए हैं थोड़ा सा आप देख सकते हैं, और बाकी के लिए आप हमारी वीडियो ज़रूर देखिएगा, लास्ट में उसका लिंक मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बस 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, 5 सेकंड में वह दूरी तय करेगी। ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आपका गति और जो समय होता है टाइम स्पीड वाला उससे लिया गया है। इसका जो आंसर होगा तो क्या हो जाएगा आपका बी नंबर 125। और इसे कैसे सॉल्व करना है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। नॉर्मल है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे दिया गया है, घंटे को अपन पहले चेंज करेंगे सेकंड में, फिर उसके बाद इसे सॉल्व कर लिया जाएगा। अगला प्रश्न है, एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 16 घंटे में सफ़र तय कर लेती है। यदि कार 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले तो कितना समय लगेगा। तो यहाँ पास भी हमें इसका आंसर बताना है, जो कि 4 ऑप्शन दिया गया है। इन चारों ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करना है। इसका आंसर आपका डी एकदम सही हो जाएगा कि 10 घंटे में सफ़र कर लेगी। और इसे कैसे सॉल्व करना है आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 45 नंबर पे। ए की कार करने की क्षमता बी की कार करने की क्षमता से 2/3 भाग है। दोनों मिलकर एक काम को 30 दिन में करते हैं। दोनों ए और बी इस काम को अलग अलग कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो दोनों लोग अगर काम को करते हैं तो यह 30 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमको बताना है कि ये अगर अलग अलग काम करेंगे तो फिर कितने दिन में कंप्लीट कर पाएंगे। इसका आंसर जो होगा तो आपका ए नंबर हो जाएगा 75 और 50 दिन में। और यह कैसे होगा आप यहाँ पास सीधे देख सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा इसे समझना है तो आप हमारी वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 60% अधिक है। बी अकेले इस काम को 16 दिन में कर सकता है। ए इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो यहाँ पास आपको बताना है कि जो ए है वो अकेला कितने दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा, क्योंकि जो बी है वह तो बेचारा 16 दिन में ही कंप्लीट कर लेता है। तो इसका आंसर आपका डी एकदम से सही हो जाएगा, और ज़्यादा समझने के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। इसी प्रकार से हमारा 47 नंबर का भी प्रश्न है, और इसका भी आपको समझना है प्रश्न को और इसे सॉल्व करना है। और कोशिश यही कीजिए कि आप पहले अपने से सॉल्व कीजिए, नहीं बनेगा तब फिर हमारी वो वीडियो को देखिएगा। इस पे आंसर आ गया आपका 13। अगला है, यदि एक्स वाई की तुलना में 25% अधिक कमाता है तो वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम कमाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पास आपका आंसर जो होगा तो एकदम से सही हो जाएगा 20%। अगला प्रश्न है, एक छात्र के पास होने के लिए 40 अंक सुरक्षित करने होते हैं, वह 90 अंक प्राप्त करता है और 10 अंकों से फेल हो जाता है, अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पास आपको परसेंटेज वाला जो फार्मूला हम पढ़ाए थे वीडियो के माध्यम से, उसके माध्यम से आपको यहाँ पे देखना है। और इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 250 कुल अंक था उस पर। अगला और सबसे लास्ट प्रश्न हमारा यहाँ पास है, किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि 16 वर्ष में स्वयं का 4 गुना हो जाती है, तो उस समय की गणना कीजिए जिसमें वह राशि उसी ब्याज दर पर स्वयं का 10 गुना हो जाएगी। तो हमें यहाँ पास बताना है कि अगर वह 4 गुना हो जाती है तब 16 वर्षों में होती है,
तो 10 गुना कब हो जाएगी, आपको यह यहाँ पे सॉल्व करना है और इसका आंसर निकालना है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सी नंबर 48। तो दोस्तों यहाँ से हमारे जो 50 प्रश्न थे ये समाप्त होते हैं। और मैथ के जो प्रश्न आपको सॉल्व करना है इसके लिए आपको हमारी वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि वहाँ पे हमें कैसे कैसे सॉल्व किया गया है। उसकी लिंक एक बार फिर से हम बता दें कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से पे मिल जाएगी और उसे आप देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे साथ ये पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसी तरह से आगे भी हमारे जो प्रैक्टिस सेट पेपर हैं ये आपको मिलते रहेंगे। और हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए, और आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। और यदि हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ दोस्तों, आपके लिए एक ज़रूरी सूचना कि हमारी जो इन्फॉर्मेटिव इंस्टीट्यूट है यहाँ पास GDS टू MTS, GDS टू पोस्टमैन, GDS टू PA और पोस्टमैन टू PA, MTS PA टू पोस्टमैन, इन सभी की क्लास ऑनलाइन चलाई जा रही है। यदि आप इन क्लास को अटेंड करना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं और हमारी क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। हम मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल ऑफ यू।